नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल बजट कवरेज और मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश सरकार आज अपना वार्षिक बजट पेश करने जा रही है। पूरे प्रदेश की नजरें इस समय बजट पर टिकी हुई है। आम जनता से लेकर किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी सभी को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। ये बजट आने वाले वर्षों की विकास दिशा तय करेगा। सरकार पहले ही विकास और कल्याण को प्राथमिकता देने के संकेत दे चुकी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बजट में किस वर्ग को कितनी राहत मिलती है। और हमारे अलग अलग शहरों से संवाददाता भी जुड़े हैं, उनसे भी हाल जानेंगे कि आखिर बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र वित्त मंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से चर्चा करेंगे कि वहां पर क्या कुछ फिलहाल माहौल दिखाई दे रहा है, किस तरह से बजट को लेकर खुद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तैयारियों में दिखाई दे रहे हैं। और सरस्वती का रुख कर लेते हैं। सरस्वती, क्या कुछ फिलहाल वहां की तस्वीरें दिखाई दे रही है, क्योंकि जगदीश देवड़ा आप थोड़ी ही देर बाद निकलेंगे और बजट पेश होना है आज। कृतिका, इस वक्त हम वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, उनके घर पर मौजूद हैं और अभी आपको बता दें कि वो पूजन कर रहे हैं और पूजन के बाद सीधे यहाँ आएंगे और वो बजट को लेकर मीडिया से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की खास बात ये है इस बार का कि ये डिजिटल तो रहेगा, लेकिन साथ में 3 ईयर प्लानिंग वाला बजट है, यानी कि 3 साल का खाका इसमें रहेगा। पहली बार कोई राज्य ऐसा है जो कि 3 साल का बजट एक साथ लेकर आ रहा है। इसमें चूंकि सिंहस्थ भी है और इसके अलावा डेवलपमेंट, रोजगार और जो 4 पीएम मोदी के जो मंत्र है, 4 मंत्र है, युवा है, गरीब है, महिला है और किसान है, इनको लेकर खासा फोकस बजट पर रखा गया है। और खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी, एआई जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, तो आईटी सेक्टर में भी खासा कुछ देखने को मिलेगा। और खास तौर से जैसे रोड्स की बात हो, बड़े बड़े ओवरब्रिजेस की बात हो, मेट्रो हो या फिर रेल परियोजना हो। हालांकि ये केंद्र शासित केंद्र पोषित योजना है, लेकिन सरकार की प्लानिंग है कि क्या वो कुछ करने वाली है। और खास तौर से जब ग्रामीण सेक्टर की बात करें तो हमारी 70% जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का, क्योंकि इस बार किसान कल्याण वर्ष मना रही है मध्य प्रदेश सरकार, तो फोकस ये रहेगा कि किसानों के लिए क्या किया जाए, उनकी आमदनी कैसे बढ़े। इसके लिए खासी प्लानिंग ये है कि उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके बाई प्रोडक्ट को कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए, इसको लेकर फैक्ट्रीज या फिर वहाँ छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करना, इन सब चीजों को लेकर बजट में खासा प्रावधान किया गया है। लाडली बहना जो कि सरकार 1500 रुपए दे रही है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान रहेगा। बिल्कुल सरस्वती, समावेशी ये बजट है और विकास की बात चूंकि सरकार लगातार करती आ रही है। चूंकि आप तस्वीरें वहां से साझा करते रहिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, विनोद भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, ग्वालियर चंबल राजनीति के परिदृश्य में यदि देखें तो मुख्य केंद्र एपी सेंटर वो कहलाता है, लेकिन जब बात विकास की आती है तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में क्या कुछ उम्मीदें बजट से लगाई जा रही है? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार का चूंकि आज बजट पेश होना है और अलग अलग संभागों में हर किसी को, जो कि जनता को बड़ी आस इस बजट से होती है, चाहे वो महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, किसान हो या इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी सेक्टर की बात कर ले। लगातार विकास की चूंकि बात और दावे सरकार करती है, लेकिन जब धरातल पर बजट आता है तो इस बजट से काफी उम्मीदें लगातार की जाती है। और अरविंद हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। अरविंद, बात करें संस्कार धानी जबलपुर की, क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से वहां के लोग लगा रहे हैं? बजट के लिए सबसे बड़ा जो इंतजार हो रहा है वो युवा वर्ग और जो छात्र वर्ग है वो इंतजार कर रहा है। उसे बड़ी उम्मीद ये है कि रोजगार के संसाधन ज्यादा बढ़ेंगे, यहाँ पर रोजगार के मौके उन्हें ज्यादा मिलेंगे। इस बजट के माध्यम से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी और जो छात्र हैं उनका ही मानना है कि उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, उसके लिए उन्हें ज्यादा कीमत ना चुकानी पड़े उनके अभिभावकों को, तो सरकार अपने बजट में कुछ इस तरह का प्रावधान कर सकती है। 2 बातें हैं, इन बातों को लेकर बड़ा इंतजार है। किसानों को अपनी तरफ से इंतजार है, उनकी बात में बाद में करूंगा, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे एआई की। देखिए, बजट के साथ साथ एआई को लागू करना अब कंपलसरी हो गया है और जिस तरह से अनेक देशों के प्रतिनिधि इस वक्त दिल्ली में एआई को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक कर रहे हैं और केंद्र सरकार बार बार ये कह चुकी है
कि एआई टेक्नोलॉजी के उपयोग में भारत विश्व में पहला और सबसे बड़ा देश बनना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि राज्यों को पहल सबसे पहले करना होगी। और हमें ये लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव चूंकि बहुत दूरगामी परिणाम देखकर चलने वाले नेता माने जाते हैं, तो एआई का इम्प्लीमेंटेशन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होगा। बजट में इसके लिए सबसे बड़ा प्रावधान आ सकता है, ये एक अच्छी बात हम समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अभी भी जो 3 साल का जो रोड मैप अब तैयार करने की सरकार ने बात की है, तो सबका इंतजार उस रोड मैप का है कि उस रोड मैप में आखिर ऐसा क्या कहा जा रहा है कि 3 साल के अंदर स्टेट की जो अभी की तस्वीर है वो अब बदल जाएगी, ज्यादा विकासोन्मुख होगी। 2027 में नगरीय निकाय के चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि मोहन सरकार का जो फोकस होगा वो नगरीय निकायों पर ज्यादा होगा, उन्हें ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद है। जो शहरी क्षेत्र में विकास के काम चल रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो काम होता है, उसके लिए बजट में ज्यादा बड़ा प्रावधान तय माना जा रहा है। तो अभी बस इंतजार हमको इतना ही है कि जगदीश देवड़ा साहब जैसे ही पहुंचेंगे सदन में और उसके बाद जैसे भी अपना लैपटॉप खोलेंगे और बताना शुरू करेंगे, तो ये 3 बातें ही सबसे महत्वपूर्ण हमको नजर आएंगी। किसानों को उम्मीद है कि थोड़ा सा सब्सिडी भले ही उन्हें उतनी ज्यादा ना मिल पाए, लेकिन जो उपकरण वो उपयोग में लाते हैं उन उपकरणों से हो सकता है कि टैक्स वहां पर कम हो जाए। यही स्थिति कमोबेश पेट्रोल और डीजल पर जो वैट टैक्स लग रहा है उसको लेकर यही जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसमें कमी आ जाए। बिल्कुल अरविंद, कहा जा सकता है कि उम्मीदें बहुत सारी है, लेकिन बजट पेश होगा तो देखना होगा कि कितना समावेशी, सर्वस्पर्शी और राहत भरा ये बजट होगा। विनोद भी लगातार बने हुए। विनोद, जिस तरह से मैं कह रही थी कि सियासत का केंद्र चूंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र आता है, सारे बड़े नेता वहां से आते हैं, लेकिन विकास की दरकार अब भी वहां पर है। ऐसे में इस बजट से क्या कुछ उम्मीद है ग्वालियर चंबल क्षेत्र को? देखिए, ग्वालियर चंबल क्षेत्र को तो बेहद उम्मीद है इस बजट से। और आपको पता होगा कि लगातार जिस तरह से ग्वालियर में और ग्वालियर इलाके में जो हालात बने हुए हैं कि अभी किसानों के साथ जो स्थिति हुई है कि बारिश होने के बाद उनकी फसलें खराब हुई, तो वो भी चाहते हैं कि बजट में ऐसा कुछ उन्हें मिले जिससे उनको कुछ राहत मिल पाए। इसके साथ साथ ग्वालियर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पिछले 1 साल से लोग सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि रोज सड़कों में गड्ढे निकलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि कम से कम एक बड़ा पैकेज ग्वालियर अंचल को मिले ताकि इस इलाके का चहुमुखी विकास हो सके, सड़कें ठीक हो सके। और साथ ही जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, ये 3 चीज महत्वपूर्ण है। तो पानी को लेकर भी बहुत ज्यादा स्थितियां ठीक नहीं है इस इलाके में। केवल कुछ जलाशयों के सहारे जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं से पानी उनको मिल पाता है। ग्वालियर की बात करें तो तिगरा जलाशय से ही उनको पानी उपलब्ध हो पाता है। जो अभी तक चंबल से पानी लाने की बात कही जा रही थी वो पूरी अभी नहीं हुई है, हालांकि उस पर काम चल रहा है। जिसके साथ साथ जो किसान है वो ये चाहते हैं कि उनकी यहाँ की जो फसल है उनको आने वाले बजट में इस तरह का कुछ प्रावधान हो कि उनके जो गेहूं, सरसों और चने की जो फसलें आने वाले समय में आएंगी उस पर कुछ और अच्छा भाव मिले। इसके साथ साथ उनको कुछ जो राहत मिले जिससे उनको जो परेशानी के सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एजुकेशन के मामले में भी स्थिति ये है कि जो छात्र है वो अपना कोर्स कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। या तो वो अपने जिला प्रदेश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो यहाँ से दिल्ली या फिर अन्य राज्यों में पहुंचकर रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो ग्वालियर में एक आईटी पार्क डेवलप कर रही थी सरकार, हाँ। और वो आईटी पार्क अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। इसके अलावा रेडीमेड पार्क है वो भी डेवलप नहीं हो पाई। इसके साथ कई ऐसे रोजगार के सेक्टर थे जिनको यहाँ खड़ा तो कर दिया है स्ट्रक्चर उसका, लेकिन उसको अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। तो छात्रों की ये उम्मीद है कि शायद इस बार बजट में कुछ इस तरह की उम्मीद मिले, इस तरह की घोषणाएं हो कि उनके क्षेत्र में ही उनको रोजगार मिले। बिल्कुल, यानी विनोद, बेसिक कई सारी चीजें हैं जिसे धरातल पर लाने की जरूरत है और इस बजट से यही उम्मीद होगी कि जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के द्वारा यदि इस पर घोषणा होती है तो। अरविंद, जिस तरह से चूंकि एआई का आपने जिक्र किया था, कहीं ना कहीं ये अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक चर्चा का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से विनोद ने जिक्र किया, मूलभूत कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे शहर वंचित रहते हैं। यदि मैं जबलपुर की संस्कार धानी की बात करूं, क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको लेकर एजुकेशन के अलावा या हेल्थ सेक्टर की यदि हम बात करें, क्या कुछ विशेष उम्मीदें जो है बजट से लगाई जा रही है?
देखिए यहाँ पर कोई बहुत बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर जबलपुर में नहीं है निजी क्षेत्र में, और लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे और बजाय अकेले इंदौर के पीतमपुर में या भोपाल के मंडीदीप में उद्योग लगाने की बजाय जबलपुर के भी औद्योगिक क्षेत्र को ज्यादा विकसित किया जाए और यहाँ पर ज्यादा सुविधाएं दी जाए। कुछ ऐसी सब्सिडी दी जाए राज्य सरकार की तरफ से कि जमीन खरीदने पर उन्हें कम टैक्स देना पड़े, या लीज पर जमीन उपलब्ध करा दी जाए उद्योगपतियों को, तो वे अपना उद्योग लगा पाए। टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ वहां पर उन्हें रियायत दी जा सके संस्थाधानी में, जिसमें लोग भी आकर उद्योग लगाना चाहते हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है, जो महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं, जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक यहाँ पर उद्योग धंधों को प्रमोट करने की स्कीम लागू नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल होगा जबलपुर में कोई बहुत बड़े निवेश का इंतजार करना और बड़े विकास की उम्मीद करना। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये तमाम बातें पहले से ही, चूंकि बजट प्रस्तुत करने के बाद पहले से लगातार जगदीश देवड़ा साहब की जबलपुर विजिट रही है और तमाम उद्योगपति और व्यापारी उनसे लगातार मिलते रहे, इस संबंध में उनसे चर्चा करते रहे हैं। आश्वासन जरूर मिला था कि इस बजट में कुछ न कुछ प्रावधान रखे जाएंगे संस्कारधानी में उद्योग धंधों को लेकर। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ न कुछ प्रावधान यहाँ पर आ सकते हैं, जिससे कि न केवल संस्कारधानी बल्कि उसके आसपास के जो जिले हैं उन वहां पर भी रोजगार की उम्मीदें ज्यादा बढ़ेंगी, ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो बिल्कुल अरविंद, यानी बड़े डेवलपमेंट्स पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। इंदौर से हमारे साथ सहयोगी अखिलेश भी जुड़ गए हैं। इंदौर चूंकि अखिलेश आर्थिक राजधानी कही जाती है, तो जाहिर सी बात है वहां पर औद्योगिक क्षेत्र के डेवलपमेंट और आईटी सेक्टर्स को डेवलप करने की बात चूंकि सरकार निरंतर करती आ रही है, लेकिन बजट आ रहा है, क्या कुछ उम्मीद है इस बार? अगर इंदौर की बात कही जाए तो इंदौर विकास में मेट्रो पर सवार है, यानी कि इंदौर लगातार विकास की ओर अग्रसर है और इसको लेकर कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से इंदौर को आर्थिक राजधानी माना जाता है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पर जो उद्योगपति है उनको इस बार के जो मोहन सरकार के जो बजट है उसमें खासी उम्मीदें भी हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से एमएसएमई की बात कही जाती है तो उसमें कुछ जो रियायत है उसकी जरूर जो उद्योगपति बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ रियायतें दी जाए। साथ ही जो उद्योगपति है उनको जो जमीनें है उसमें जो कागजी कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं पर जल्द उसकी जो कार्रवाई वो जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए। क्योंकि जब हमने कल उद्योगपतियों से बातचीत की थी तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि सरकार तो धरातल पर कई जैसे जो काम है जो लाना चाहती है, लेकिन जिस प्रकार से जो अधिकारियों की जो लापरवाही होती है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पर उन्हें जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाती है। क्योंकि जो नए उद्योग तैयार हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे छोटे जो क्लस्टर है उसकी बात कही जा रही है कि उनको भी कहीं ना कहीं पर जो रियायतें हैं वो दी जाए। साथ ही इंदौर की अगर इंदौर में अगर बात कही जाए तो जिस प्रकार से जो उद्योगपति है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कोयला है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो टैक्स है वो भी ज्यादा लगता है, उसके साथ जो प्रदूषण है उसकी भी स्थिति बनती है। तो जो सीएनजी है, पेट्रोल है, उसमें जरूर रियायत दी जाए ताकि जो सरकार को भी उस चीज से फायदा हो। तो इस प्रकार की जो मांगे हैं जो उद्योगपतियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि जो 2047 का जो विकसित भारत है उसी को लेकर कहीं जो बजट है वो बिल्कुल अखिलेश, लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, चूंकि जिस तरह से अभी सदन की कार्यवाही 2 दिन की जो हमने देखी, यहाँ पर भागीरथपुरा का मामला बड़ा गरमाया रहा। ऐसे में दूषित पानी को लेकर चूंकि मुद्दा अभी इंदौर में सबसे बड़ा एक मुद्दा है, चूंकि इसलिए भी बड़ा मुद्दा हो जाता है क्योंकि स्वच्छ शहर की श्रेणी में इंदौर आता है। ऐसे में क्या इसको लेकर भी किसी तरह की वहां पर जब आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर रहते हैं तो क्या इसको भी लेकर मांग है और बजट से उम्मीद है इसको लेकर कुछ? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से भागीरथपुरा के हालात बने थे और उसके बाद वहां पर 35 मौतें हो गई थी। हालांकि सरकार की तरफ से सिर्फ 18 मौतें होने का दावा किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों की अगर माने तो 33 मौतें वहां पर हो चुकी है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो इंदौर है वो पूरा आक्रोशित भी था और इंदौर ने साफ तौर पर इस बार के बजट में उम्मीदें भी रखी है और इसी को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन ने एक प्लान भी तैयार किया है और उसी प्लान के तहत वहां पर जो काम है वो भी किया जा रहा है। अब जो नर्मदा लाइन जो आई है उसको भी बदलने का जो काम है वो नगर निगम की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि काफी लंबे समय से जो पाइपलाइन जो डली है वो पुरानी हो चुकी है और उसी को लेकर अब जो नई पाइपलाइन है वो डाली जाएगी। लेकिन लोगों की अगर माने तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनको जो शुद्ध पानी वो मिले और इसी को लेकर जो मांगे वो लोगों की तरफ से की जा रही है। मध्यम वर्गीय की अगर इंदौर में अगर बात की जाए तो मध्यम वर्गीय के इस बार के जो बजट है उससे खासी उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्योंकि मोदी और मोहन विजन का ये बजट होने वाला है। 40 लाख की जो इंदौर की जनता है वो जरूर मोहन सरकार की तरफ उम्मीदें बड़ी निगाह से इस बार देख रही है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस ओर पानी की ओर कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान भी है और उसको लेकर डेवलपमेंट की बात भी कही जा रही है। अरविंद लगातार बने हुए अरविंद, जिस तरह से आपने चूंकि औद्योगिक क्षेत्र के और जबलपुर के डेवलपमेंट में बेसिक नीड तो नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें चूंकि युवा वर्ग देश का भविष्य होता है, युवाओं के लिए क्या कुछ वहां पर विशेष मांगे हैं युवाओं की और उम्मीदें क्या है बजट से? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये कि उन्हें अपनी डिग्री या स्कूलिंग की जो शिक्षा है वो तो पूरी कर लेने में कोई दिक्कत नहीं जाती है, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है उनको करने के लिए उनको जयपुर शहर और कई बार मध्य प्रदेश से बाहर भी जाना पड़ता है, जैसे पुणे जाना पड़ता है या फिर बेंगलोर जाना पड़ता है। तो इस बार बजट में ये प्रावधान की जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं वो यदि जयपुर में शुरू होते हैं तो यहाँ पर बजाय महंगी फीस लेने के कम फीस के तहत जो सरकारी कॉलेजेस हैं वो स्पेशलाइज्ड कोर्स तैयार कर सकते हैं और पढ़ाने के लिए बच्चों को आमंत्रित कर सकते हैं। तो इसके लिए बजट में यदि प्रावधान हो जाएगा उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं जहाँ पर इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं उनको बहुत कम कहना चाहिए कि लागत पर तैयार किया जा सकता है और बजट में कोई बहुत बड़ा प्रावधान नहीं करना होगा, बहुत ज्यादा इस पर राशि खर्च नहीं करना पड़ेगी, लेकिन हजारों की तादाद में वो तो युवा है जिन्होंने अपनी डिग्री हासिल कर ली है, वो स्पेशलाइज कोर्स कर लेंगे तो उनके सामने तो रोजगार की समस्या नहीं रहेगी, वो रोजगार तुरंत हासिल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें हाथों हाथ अपने यहाँ पर रोजगार दे सकती हैं। तो बजट में इस तरह के प्रावधान की जो युवा है उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद जो डॉक्टर मोहन सरकार है वो कहीं आगे अलग हटकर सोचती है, वो रूढ़िवादी तरीके से काम नहीं कर रही है। हाँ। प्रगतिवादी सोच वाली सरकार मानी जाती है। उम्मीद यही है कि युवा से लेकर किसान हो या फिर छात्र हो, व्यापारी हो, सभी मानकर चल रहे हैं कि जो बजट आएगा वो बहुत अच्छा होगा। आगे 3 साल नहीं बल्कि अगले 13 साल के लिए विकास की एक नई इबारत यहाँ पर लिखी जाती है। बिल्कुल अरविंद, कहीं ना कहीं युवाओं का विकास जरूर यहाँ पर दरकार उसकी है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। और उज्जैन से मयंक गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, यदि बात करें उज्जैन की तो उज्जैन चूंकि लगातार विकास कर ही रहा है, चूंकि एक तो सीएम का गृह जिला भी है और सिंहस्थ की तैयारियां वहां पर जोरों पर है। सिंहस्थ को लेकर एक बार फिर अलग से बजट यहाँ पर मोहन सरकार के इस बजट में आने वाला है, लेकिन यदि हम स्थानीय लोगों की बात करें, क्या कुछ उम्मीदें वहां पर इस बजट से लगाई जा रही है? उज्जैन की तो लगभग 40 करोड़ के जो विकास कार्य सीएम को देखते हुए उज्जैन में 40,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य जो उज्जैन में चल रहे हैं। उसके साथ उज्जैन के लोगों की मांग है युवाओं को नौकरी से जो मूलभूत सुविधाएं वो युवाओं को मिले, वह उज्जैन वासियों को मिले, इसकी मांग लगातार की जा रही है। इसी के साथ जो है महिलाओं के लिए जो रोजगार के साधन है जो सरकार ऐसे उपलब्ध तो करा रही है, उसी के साथ में और उपलब्ध हो, उसी के साथ में धार्मिक पर्यटन स्थल है जो उनका जो बढ़ावा हो और उज्जैन में जो विकास कार्य जिसको लेकर जो बजट है उसमें और बढ़ावा की जाए, जो कि प्रमुख मांग है। क्योंकि उज्जैन में लगभग बड़ी संख्या में जो है सिंहस्थ में जो है लोग श्रद्धालु आने वाले हैं, जिनकी सुविधा को देखते हुए जो सभी सुविधाएं जो सरकार को सुनिश्चित करना है उसको लेकर बड़ी मांगे जो है सिंहस्थ है। बिल्कुल मयंक, चूंकि शिप्रा नदी की स्वच्छता को लेकर हमेशा से सवाल वहां पर खड़े होते रहे हैं, ऐसे में जब सिंहस्थ जैसा बड़ा आयोजन यहां पर होता है, चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार ये ऐलान भी किया था कि वो परमानेंट वहां पर हर बार कुंभ हो सके इसकी व्यवस्था वहां पर की जा रही है, तो क्या धरातल पर वो इस बजट के माध्यम से अब दिखाई देगा? जी, बात कर ले शिप्रा नदी की, तो शिप्रा नदी शुद्धिकरण को लेकर जो बड़ी योजना सरकार की है और जो वर्तमान में अभी धरातल पर चल भी रही है, लगभग 1 साल बाद उसका जो है निर्माण कार्य पूरा होना है और लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की जो टर्नल है वो जो है बनने जा रही है और शिप्रा शुद्धिकरण पूरी तरह जो होगा और जो शिप्रा में जो मिलने वाले गंदे नाले और जो खान नदी थी उसका जो है टर्निंग करके उसको टर्नल के माध्यम से अन्य जगह जो है शिफ्टिंग की जा रही है, जिसको बड़ी सौगात तो जनवासियों को मिली चुकी। लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य जो है उज्जैन शहर में चली रहे हैं। उसी के साथ में सीएस को रखते हुए और उज्जैन की जनता की जो मांग की और सीएस को लेकर जो है बजट बढ़ाया जाए। ठीक है। इंदौर से लगातार अखिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंदौर के डेवलपमेंट की बात जिस तरह से अखिलेश हम कर रहे थे, लगातार चूंकि औद्योगिक क्षेत्रों में वहां पर लगातार विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेगुलर ही वो बढ़ रहे हैं, लेकिन एआई सेक्टर की बात करें, जिस तरह से केंद्र की ओर से भी एआई को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, केंद्र की ओर से अभी एआई समिट भी आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में क्या मध्य प्रदेश के बजट से भी इस सेक्टर में कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है? इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर सहित 3 जिले लगे हुए हैं, जिसमें उज्जैन है और उसके साथ ही धार है। धार का जो शीशमपुर है वो बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है और जब उज्जैन में बड़ा हब बनाने की जो प्लानिंग है वो मोहन सरकार की
है, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो काम है वो भी किया जा रहा है। और अगर एआई की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से मोबाइल अपडेट होता है तो हर व्यक्ति को अपडेट होने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि एआई देश की जरूरत लग रही है। और यही इसी पर जो केंद्र सरकार है उसके साथ ही जो राज्य सरकार है वो इस पर काम भी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शहरीकरण को रोकना, छोटे छोटे गांवों से जो लोग हैं वो काम की तलाश में शहरों की तरफ अपना रुख करते हैं, तो उनको वहीं पर रोजगार मिल जाए जहाँ जिस जगह पर वो रह रहे हैं। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं तो जरूर इस बार जो मोहन सरकार का जो बजट आने वाला है उसमें जरूर इस बात का प्रावधान रखा जाएगा कि उनको उसी इलाके में रोजगार मिल जाए ताकि उनको शहर की तरफ ना जाना पड़े। तो शहरीकरण को रोकना इस बार के जो बजट में मोहन सरकार का जरूर एक विजन होगा। साथ ही जो छोटे छोटे जो क्लस्टर है उन पर जरूर ध्यान दिया जाएगा, और उसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की जो बात है वो कही जा रही है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की अगर बात कही जाती है जो प्रोडक्ट है वो उसी के कारण महंगे होते हैं। तो जो उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन पर, क्योंकि इंदौर आर्थिक राजधानी है, उसके साथ ही स्वच्छता की जो राजधानी है वो भी इंदौर को कहा जाता है। तो काफी उम्मीद है इस बार के जो बजट से उद्योगपतियों को है, साथ ही इंदौर के लोगों को है, और सबसे बड़ी बात ये आम नागरिकों को है, क्योंकि मोहन सरकार का बजट आने वाला है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार का बजट आया था और उसको लेकर उद्योगपतियों को खासी उम्मीद थी, और उस उम्मीद पर कहीं ना कहीं पर जो बजट है वो उतरा भी था। तो इस बार से मध्य प्रदेश का जो बजट आने वाला है, राज्य सरकार का बजट आने वाला है, तो उद्योगपतियों को खासी उम्मीद है। क्योंकि जब हमने बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार से इंदौर को आईटी हब बनाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। यहाँ पर कई ऐसी आईटी कंपनियां हैं जो अभी है, लेकिन वो भी जो आईटी कंपनी है या फिर आईटी पार्क बनाने की यहाँ पर इंदौर के उद्योगपतियों की तरफ से मांग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंदौर से जो लोग बाहर पलायन कर रहे हैं उनको भी रोकना, उसको लेकर भी उद्योगपति ने जरूर चिंता जताई थी, और उनका कहना था कि जो लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों में वो जॉब करने के लिए चले जाते हैं, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो इंदौर के जो लोग हैं वो यहीं पर रहकर यहाँ इंदौर में बिल्कुल अखिलेश, यानी उम्मीद काफी सारी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब बजट पेश होगा तो धरातल पर उसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ आशु भी जुड़ गए हैं सागर से। आशु, जिस तरह से दिख रहे हैं चूंकि बजट आज पेश होना है, यदि हम सागर की बात करें पर्टिकुलर संभाग की, किस तरह से उम्मीदें इस बजट से जताई जा रही है? पिछड़ा इलाका है और लगातार यहाँ जो है बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा बन के रह गया है। और इस बीच अगर बजट पेश करेगी सरकार, जगदीश देवड़ा जो है आज 11 बजे बजट सत्र विधानसभा में अपना बजट पेश करेंगे। उस बीच को लेके चाय की जो है शुरुआत करते हुए, चाय की शुरुआत से ही लोगों की जिंदगी शुरू होती है, और चाय की कुर्सियों पर बैठे लोगों से आज इस बात को लेकर हम बात करेंगे कि आखिर बजट में उनका मन क्या है, सरकार से वो क्या चाहते हैं, आखिर सरकार द्वारा जो 3 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है उसको लेकर इनका कहना क्या है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनके मन में क्या है, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है कि सरकार क्या उन्हें अच्छे से अच्छा तोहफा दी। तो बता कि आज बजट जो है सरकार पेश करने जा रही है और विधानसभा में 11 बजे बजट पेश होगा। आपका कहना क्या है इस क्षेत्र में विपक्ष करे सरकार? सबसे पहले मैं मोहन यादव और जिस प्रकार की पूरी पंजाब राज्य के बाद इसमें राज्य आया है, हम सभी लोगों के लिए क्षेत्र राज्य में सारे लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, उसके तर्ज पर सारे लोग प्रसन्न हैं, निरोग हैं, और सारे जगह चाहे वो किसान भाई हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे सबसे पहले इसमें पान क्या रहे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इधर। और हम सभी ने बुंदेल खंड का जो विकास है, इसके पहले जो हमारी सरकार थी तो बुंदेल खंड के विकास के लिए जो बुंदेल खंड में हमारे पार्टी मध्य प्रदेश ने विकास किया है, और हमारे जो नौजवान लोग हैं उनमें रोजगार देने के साथ साथ कौशल की प्रवृत्ति जागृत की है। आज बुंदेलखंड का युवा नौकरी लेने के अपेक्षा देने पे काम कर रहा है, और हम चाहते हैं कि और भी कौशल के प्रयोग किए जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी तो सीमित है। हम एक जगह एक क्लास में तो नहीं बैठा सकते, सिर्फ 2% सरकारी नौकरी है। तो हम सभी को भी अपने प्रतिभाओं की और योग्यताओं के आधार पर हमें अपने कौशल को भी उन्नत करना पड़ेगा। महंगाई को लेकर क्या है, अभी अंतर्राष्ट्रीय डेटा जो जारी हुए हैं उसमें सर्वाधिक महंगाई का जो डाटा प्रस्तुत हुआ है वह 2019 से लेकर वर्तमान में जो उन्होंने सुधार किए हैं, क्योंकि पूरा देश के आधार में महंगाई के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश अभी बेंगलुरु को पीछे करके द्वितीय स्थान पर पहुंचा है अपने सकल घरेलू उत्पाद में। तो बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई है,
और बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका है, सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? मध्य प्रदेश सरकार का मध्य प्रदेश शासन ने अपने क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई का रकबा जो है बहुत अधिक बढ़ाया, और इस हिसाब से अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि बुंदेलखंड का युवा बेरोजगार की स्थिति में है और बेरोजगार की स्थिति के कारण वो देश में इधर उधर अपने रोजगार की तलाश में है। इसके प्रयास तो लगातार मध्य प्रदेश सरकार माननीय हम लोग के यहाँ विधानसभा क्षेत्र में माननीय भार्गव जी के द्वारा बहुत शानदार सिंचाई की परियोजनाएं लगातार चालू है और भविष्य में भी यहाँ चल रहा है सब कुछ। और यहाँ मुख्य रोजगार जो है कृषि उत्पादित क्षेत्र ही है, इस कारण से यहाँ पर बिल्कुल आशु, कहा जा सकता है कि आम जनमानस की भी काफी सारी उम्मीदें हैं यहाँ पर, खासतौर पर रोजगार सृजन को लेकर यहाँ पर बात कही जा रही है। देखने वाली बात होगी बजट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितना राहत का ये बजट होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, और मयंक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, जहां आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होना है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ।